अस्सलामुअलैकुम जी। मैं हूं हैदर वड़ैच और आप देख रहे हैं सिविल वर्ड विद हैदर वड़ैच। तो आज जी हम डिस्कस करेंगे पब्लिक प्रिक्योरमेंट रूल्स 2004। इसके रिलेटेड जितने एमसीक्यूज हैं हम वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज का फर्स्ट एमसीक्यूज है, वेयर द procuring agency requires the bidders to furnish a bid security. The bid security should not exceed dash percent of the bid price. जो बिड प्राइस होती है, अगर कोई बिडर है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है, वो बिड में हिस्सा लेना चाह रहा है, तो उसके लिए उससे बिड सिक्योरिटी की मद में जमा करवाने पड़ेंगे। कितने? 5%। मैक्सिमम 5% होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि लेस देन 5% होनी चाहिए हमारी बिड सिक्योरिटी। और ये पब्लिक प्रिक्योरमेंट रूल 2004 वाले भी कह रहे हैं और इसके बाद इसकी मॉडिफिकेशन होती रही है। अब 2024 का जो प्रिक्योरमेंट रूल है उसमें भी ये लेस देन 5% होनी चाहिए। 2% अमूमन 2 से 3% लेते हैं, लेकिन आप 2 से 5% तक कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब जी ये रूल है। अब 2024 में क्या कहते हैं जी, अंडर द पब्लिक प्रिक्योरमेंट रूल 2025 द बिड सिक्योरिटी शुड नॉट एक्सीड 5% ऑफ द बिड प्राइस। ठीक है, अच्छा जी। नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट है रीबिडिंग मेड अंडर रूल। अच्छा, रीबिडिंग किस रूल के तहत की जाती है? इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि रीबिडिंग हमने करनी क्यों है। रीबिडिंग हम तब करेंगे जब हमारी जो बिड है वो, मतलब बिडिंग जो हम कर रहे थे वो रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, रिजेक्ट। अब बिडिंग रिजेक्ट जो है वो किस रूल के तहत होगी? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो बिड रिजेक्शन जो होगी वो रूल 33 पे होगी। रूल नंबर 33 किसका होगा जी? बिड रिजेक्ट। अब बिड रिजेक्ट हो गया तो इसके बाद मतलब ये है कि हमने रीबिडिंग करनी है। तो ये क्या, 3 4, यानी कि 3 का 4, मतलब पहले 3 था तो अब हमने 4 कर दिया। 3 का 4 मतलब रीबिडिंग होगी। ठीक है, अच्छा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये रीबिडिंग ये लिखा हुआ है जी रूल, ये पेपरा रूल 2004 ये है जी। क्या कहता है जी? इफ दी प्रिक्योरिंग एजेंसी, अच्छा ये प्रिक्योरिंग एजेंसी क्या होती है? प्रिक्योरिंग एजेंसी होती है जो काम करवा रही है, यानी कि जो क्लाइंट है, जो गवर्नमेंट है, उसको हम बोलेंगे प्रिक्योरिंग एजेंसी। इफ द प्रिक्योरिंग एजेंसी हैज रिजेक्ट ऑल द बिड्स रूल 33 इट में कॉल द रीबिडिंग। ठीक है, इसके बाद रीबिडिंग होगी। और रीबिडिंग का रूल क्या है जी? रूल 34। ठीक है, अब ये सारी स्पेसिफिकेशन हम नहीं पढ़ेंगे, तो मेन मेन चीजें हम जो है ना डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एनी बिडर्स फीलिंग अग्राइव्ड बाय एनी सबमिशन ऑफ हिज बिड में लॉग ए रिटन कंप्लेंट concerning his grievance within dash days of the announcement of the bid evaluation report। मतलब कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर को लगता है कि वो जो बिडिंग एवेल्युएशन है वो सही नहीं हुई, ठीक है, मतलब एवेल्युएशन में मेरा रेट कम था, या मैं टेक्निकली भी स्ट्रांग था, प्री क्वालिफिकेशन में भी पूरा उतर रहा था, तो ये बिडिंग सही नहीं हुई। अगर किसी को एतराज़ होगा तो वो कंप्लेन रिटन फॉर्म में सबमिट करवाएगा। ठीक है, और ये कितने दिन में सबमिट करवाएगा? जब एवेल्युएशन रिपोर्ट होती है, जब जो है प्रिक्योरिंग एजेंसी जो है वो रिपोर्ट शाया कर देती है, पब्लिश कर देती है, अनाउंस कर देती है, तो उसके 10 दिन तक जो है ना, 10 दिन टाइम होता है। 10 दिन तक जो है वो कोई भी बिडर या कोई भी जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कंप्लेन सबमिट करवा सकता है। इसके बाद फिर वर्क ऑर्डर इशू कर दिया जाता है। ठीक है, अच्छा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन इनवॉल्व मार्क्ड एज डैश प्रपोजल। अब ये इनवेलप कौन सी बात कर रहे हैं, देखते हैं अब उसको। शेल बी रिटेन इन द कस्टडी ऑफ द प्रिक्योरिंग एजेंसी विदाउट बीइंग ओपन। अच्छा, इनवेलप किस इनवेलप की बात कर रहा है? कि अगर टेंडर का काम चल रहा है तो टेंडरिंग में जो है ना वो इसके प्रोसीजर होते हैं, टेंडरिंग के प्रोसीजर होते हैं। एक होता है सिंगल स्टेज, सिंगल इनवेलप, फिर होता है एक होता है जी सिंगल स्टेज टू इनवेलप, फिर होता है टू स्टेज, फिर है जी टू स्टेज टू इनवेलप। ठीक है, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अभी ढेर सारे क्वेश्चन है, मतलब टोटल 4 मेथड हो गए। ठीक है, तो अब इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कौन मेथड नहीं उसने बताया, ये बताया कि इनवेलप मार्क्ड एज डैश वो कौन सा इनवेलप होगा?
shall be retained in the custody of procuring agency, यानी कि प्रिक्योर एजेंसी जो है वो रख लेगी विदाउट बीइंग ओपनड, मतलब ओपन नहीं किया और वैसे सील्ड फॉर्म में जो है ना रख देगी। तो बिल्कुल कौन सा होगा जी, ये होगा फाइनेंशियल प्रपोजल। अब ये फाइनेंशियल प्रपोजल क्यों होगा, क्योंकि ये अगर हमारे पास सिंगल स्टेज टू एनवेलप है ना, यानी दो अलग अलग एनवेलप होंगे, ठीक है, दोनों कंट्रैक्टर आके सबमिट करवा देंगे, दोनों में से एक होगा टेक्निकल एनवेलप और एक होगा फाइनेंशियली एनवेलप। तो सबसे पहले ये जो टेक्निकल एनवेलप है ना, सब कॉन्ट्रैक्टर के टेक्निकल एनवेलप को ओपन किया जाता है और चेक किया जाता है। चेक करने के बाद उनकी सारी जो है वो, अगर लाइसेंस उनका वैलिड है, उनकी टेक्निकली स्ट्रांग है, एक्सपीरियंस उनका क्या है, मतलब टेक्निकली सारी चीज़ों को चेक किया जाता है। चेक करने के बाद उनके जो है ना, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर जो है फेल हो जाता है टेक्निकल प्रपोजल में ही, तो उसको निकाल लिया जाता है, मतलब वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट तो चेक ही नहीं ना की जाती, ये वाली जो है वो तो हमने चेक ही नहीं करनी। तो जो इसमें से यानी कि क्वालिफाई कर जाते हैं, सिर्फ उन कॉन्ट्रैक्टर की फिर क्या चेक की जाती है, ये फाइनेंशियल रिपोर्ट, मतलब किसने रेट कम भरे हैं, किसने रेट ज़्यादा भरे हैं। रेट हम सिर्फ उनके चेक करेंगे जो टेक्निकली या टेक्निकल प्रपोजल में से पास होके आएंगे, यानी कि प्री क्वालिफिकेशन जिनकी हो जाएगी, ठीक है। तो जी जो फाइनेंशियल होगी ना, फाइनेंशियल प्रपोजल, इसको प्रिक्योरिंग एजेंसी जो है एक साइड पे रख देगी विदाउट बीइंग ओपनड, ओपन किए बगैर जो है साइड पे रख देगी। इसको बाद में चेक किया जाएगा जो टेक्निकली या प्री क्वालिफिकेशन से निकल आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द कमेटी शेल इन्वेस्टिगेट एंड डिसाइड अपॉन द कंप्लेन विद इन डैश डेज ऑफ द रिसिप्ट द कंप्लेंट। मतलब क्वेश्चन ये है कि अगर कोई, ये जो कमेटी है, कमेटी कितने दिन के अंदर अंदर जो है ये डिसीजन कर देती है। तो कमेटी कौन सी होती है जी, GRC, ग्रेवेंस रिड्रेसल कमेटी। और ये जी रूल कौन सा है जी, रूल नंबर 48, ये रूल नंबर 48 है। उसके मुताबिक है जी, रूल नंबर 48 में है कि 10 दिन के अंदर अंदर जो है, जो कमेटी है वो इसका डिसीजन करेगी। ये है जी रूल नंबर 48। और रूल क्या कहता है, रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस बाय द प्रोक्योरिंग एजेंसी GRC shall investigate and decide upon the complaint within the 10 days of its receipt। ठीक है, तो 10 दिन के अंदर अंदर जो है इसने आंसर या डिसीजन देना होता है इस कमेटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, a supplier or contractor may be disqualified if, मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जो है डिसक्वालीफाई हो जाएगा, मतलब क्वालिफिकेशन हमने पहले चेक करनी है ना, जिसको हम टेक्निकल प्रपोजल बोलते हैं। तो इसमें कौन सा जो है वो कॉन्ट्रैक्टर या सप्लायर फेल हो जाएगा, इफ इंफॉर्मेशन सबमिटेड प्रोक्योरिंग एजेंसी इज फॉल्स, अगर इंफॉर्मेशन गलत होगी तो उसको जो है वो मतलब कि डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। इंफॉर्मेशन इज इनकरेक्ट होगी तो डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। इंफॉर्मेशन इज इनकरेक्ट इनएक्यूरेट होगी तो फिर भी उसको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है, ऑल ऑफ दीज जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ऑल प्रिक्योरमेंट अपॉर्चुनिटीज ओवर डैश रुपीज शुड बी एडवर्टाइज इन द न्यूज़पेपर। कौन सी जो है, हम जो है वो कितनी अमाउंट का, अगर हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट है वो कितनी अमाउंट का हो, तो हम जो है उसको न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज करते हैं जी। ये जो है ना 2004 वाला जो है, 2004 में जो प्रिक्योरिंग PPR प्रिक्योरमेंट रेगुल जो रूल है, पब्लिक प्रिक्योरमेंट रूल, इसके मुताबिक 2000 वाले 4 के मुताबिक ये 3 मिलियन था। लेकिन उसके बाद मॉडिफिकेशन होती रही, मॉडिफिकेशन के बाद 9 में, 15 में, फिर 23 में, फिर 24 में, तो ये अब जो है वो 2 मिलियन है, ठीक है। लेकिन इधर उन्होंने यही ऑप्शन लगाया हुआ है 3 मिलियन, लेकिन अब 2 मिलियन से ज़्यादा हमारे पास अमाउंट होगी तो उसके ऊपर हम जो है वो न्यूज़पेपर में उसको पब्लिश करना ज़रूरी है। और कम से कम 2 न्यूज़पेपर में हम पब्लिश करेंगे, और एक जो पेपरा का जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी जो है ना इसको पब्लिश किया जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब ये है रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 के मुताबिक जो है ना, ये हम 3 मिलियन, ये 2004 का है, ठीक है, 2004 का है। अब ये क्या है जी, रूल नंबर 12 क्या कहता है जी, एक्सीडिंग 3 मिलियन रुपीज शैल बी एडवर्टाइज न्यूज़पेपर अथॉरिटी वेबसाइट, यानी कि पेपरा की वेबसाइट पे हम करेंगे, ठीक है। और एटलीस्ट
थ्रू जो है वो नेशनल डेली न्यूज़पेपर में जो है ना इसको पब्लिश करेंगे। और दो कौन कौन से होने चाहिए, कम से कम एक इंग्लिश का होना चाहिए और एक उर्दू का होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है जी एन एग्रीमेंट विच अलाउज repeated procurement at agreed terms and condition over the agreed period of time is known as। मतलब ऐसा एग्रीमेंट बताएं जो रिपीटेड प्रिक्योरमेंट एट एग्रीड टर्म एंड कंडीशन पहले से तय पा जाती हैं, ठीक है, और वो रिपीटेड जो एग्रीमेंट चलता रहता है उसको क्या बोलते हैं जी, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, देयर आर डैश प्रोसीजर्स ऑफ ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग्स। जो ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग है यानी कि बिडिंग के तरीके, ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग के कितने तरीके हैं जी, ये 4 तरीके हैं। कौन कौन से हैं, मैंने आपको बताया था, वन स्टेज प्रोसीजर और वन स्टेज टू एनवेलप, फिर टू स्टेज, फिर टू स्टेज टू एनवेलप। ठीक है, अच्छा जी, एन ऑर्डर विद जनरल टर्म एंड प्राइसिंग अंडर क्लोज्ड फॉर्मवर्क एग्रीमेंट। ठीक है, मतलब एक क्लोज्ड फॉर्मवर्क एग्रीमेंट है, इसमें टर्म एंड कंडीशंस जो है वो मेंशन है जी। मतलब क्लोज्ड फॉर्मवर्क एग्रीमेंट, हमारा क्लोज्ड फॉर्मवर्क एग्रीमेंट से मुराद है कि लिखा हुआ है जी, ऑर्डर विद द जनरल टर्म्स एंड प्राइसिंग अंडर क्लोज, यानी कि प्राइस हमने तय कर ली कि ये चीज हम इतने में देंगे, वो अब चेंज नहीं होनी। ठीक है, और 3 माह के लिए किया, साल के लिए किया, 6 माह के लिए किया, तो प्राइस फिक्स हो गई। अब उसके बाद जो है ये हमारा क्लोज फार्मवर्क एग्रीमेंट हो गया। ठीक है, तो क्लोज फार्मवर्क एग्रीमेंट में अगर हमने प्राइस जो है वो तय कर ली, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे जी कॉल ऑफ ऑर्डर। अब क्वेश्चन ये पूछा गया था, एन ऑर्डर विद जनरल टर्म्स एंड प्राइसिंग अंडर क्लोज फार्मवर्क एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट तो क्लोज फार्मवर्क एग्रीमेंट है, लेकिन इस ऑर्डर को क्या बोलेंगे, इस ऑर्डर को बोलेंगे कॉल ऑफ ऑर्डर। नेक्स्ट है जी बिड मीन्स। अब ये पेपरा रूल है, पेपरा रूल में मेरा ख्याल है रूल सिंपल 1 या 2 रूल है, रूल नंबर 2 है। बिड क्या है जी, बिड इज ऑफर। एक्चुअली बिड है ये ऑफर है। बिड कॉन्ट्रैक्टर को ऑफर दी जाती है कि वो अपने रेट्स हमें दें, इनवाइट किया जाता है कि वो रेट्स दें और उसके बाद उसकी वैल्यूएशन की जाती है। तो बिड क्या है जी, बिड एक ऑफर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वेयर नीडेड द प्रोक्योरिंग एजेंसी शैल रिक्वायर्स द सक्सेसफुल बिडर टू फर्निश ए परफॉर्मेंस गारंटी विच शैल नॉट एक्सीड डैश परसेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट। अच्छा जी, वो कह रहा है कि इस प्रोक्योरिंग एजेंसी को जो है, जो सक्सेसफुल बिडर है, बिडर यानी कि कॉन्ट्रैक्टर आया, कॉन्ट्रैक्टर ने बिड सिक्योरिटी सबमिट करवाई और बिड ली, बिड में रेट भरे और इनवेलप दोनों जो है वो कॉन्ट्रैक्टर को दे दिए, प्रोक्योरिंग एजेंसी को दे दिए। अब दोनों इनवेलप में से पहले उसकी टेक्निकल एवेल्यूएशन हुई और उसके बाद उसकी फाइनेंशियल एवेल्यूएशन हुई। ठीक है, और उसके बाद चेक किया गया, जो सक्सेसफुल बिडर निकला उसको, जब सक्सेसफुल बिडर है ना, उसने फिर जो है परफॉर्मेंस बॉन्ड जो है वो सबमिट करवाना होता है प्रोक्योरिंग एजेंसी को, परफॉर्मेंस बॉन्ड, या इसको हम कह सकते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब ये मैं सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात कर रहा हूँ, बिड सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहा। वर्ड बिड आ जाएगा तो बिड सिक्योरिटी से मुराद है कि पहले हमने जो 2 से 5% की, उसको हम अर्नेस्ट मनी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कितनी होगी, कितनी होनी चाहिए जी, ये 10% होनी चाहिए। ये अमूमन 5 से 10% तक होती है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, ऑल बिड शेल बी ओपन। क्या होगा जी, ऑल बिड शेल बी ओपन प्राइवेटली नहीं जी, सीक्रेटली नहीं, बिल्कुल नहीं, पब्लिकली बिल्कुल। कि जितने भी हमारे बिड्स आए होंगे, जितने बिडर्स होंगे, जितने कंट्रैक्टर्स होंगे, इन सब के सामने जो है वो सबकी बिड ओपन होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, दी बिडर्स विद द डैश एवेल्युएटेड बिड शैल बी अवॉर्डेड द प्रोक्योरिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो जी बिडर को कौन सी, मतलब कौन सा बिडर को जो है वो अवार्ड किया जाएगा, तो कौन से बिडर को अवार्ड किया जाएगा, उस बिडर को अवार्ड किया जाएगा जिसका रेट लोएस्ट होगा। तो बिडर्स विद द लोएस्ट इवेल्युएटेड बिड शैल बी अवार्डेड टू द प्रोक्योरिंग कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्टर। तो नेक्स्ट है जी, अब ये सेम स्टेटमेंट है, ये रूल में है जी, रूल 2004 पेट्रा रूल में। अच्छा जी, द मेन ओपन
competitive bidding प्रोसीजर इज, जो मेन ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसीजर है ना, वो तो ये वाला ही है। फर्स्ट वन, सिंगल स्टेज एंड वन एनवेलप बिडर्स। सिंगल स्टेज, वन एनवेलप्स, यानी कि एक ही दफा दोनों प्रपोजल एक ही एनवेलप में डाल के दे दी जाती हैं, तो बाकी जो है नहीं होंगी। क्यों? सिंगल स्टेज टू एनवेलप वाला जो है ना, या टू स्टेज वाला जो है, ये हम वहां पे यूज करते हैं जहाँ पे हमने टेक्निकली चीज़ों को जो है देखना होता है, या फिर बड़े कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे जो है ना हमें बिडिंग, उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर जो है ना एक्सपीरियंस्ड चाहिए होता है। तो इसलिए जो है वहां पे हम कौन सा मेथड यूज करेंगे जी? टू स्टेज वाला या फिर टू एनवेलप वाला। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एन ओपन फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। अच्छा, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट कौन सा था? हमने ऊपर पढ़ा जी क्लोज फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। क्लोज फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में क्या होता है कि प्राइस पहले से तय होती है, अब वो क्लोज्ड फ्रेमवर्क बन गया ना, ठीक है, तो मतलब उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। ये ओपन फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है। ओपन फ्रेमवर्क एग्रीमेंट से मुराद है कि प्राइस चेंज हो सकती है, लेकिन बाकी एग्रीमेंट है कि हाँ हम आपको ये मटेरियल देंगे, ठीक है। इसका क्या मतलब है जी? ओपन फ्रेमवर्क एग्रीमेंट मींस द एग्रीमेंट विद स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस बट विदाउट एन एग्रीड प्राइस। प्राइस जो है वो फिक्स नहीं होगी, और इसको हम क्या बोलते हैं जी? इसको हम बोलते हैं ओपन फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, प्रिक्योरमेंट अपॉर्चुनिटीज ओवर डैश मिलियन, ओवर 2 मिलियन रुपीज शेल बी एडवर्टाइज इन एट लीस्ट डैश न्यूज़पेपर। 2 मिलियन से ज्यादा अगर हमारे पास अमाउंट होगी तो हम क्या करेंगे जी? इसको एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर में जो है वो पब्लिश करेंगे, ठीक है। डिस्कस हमने किया था ऊपर रूल नंबर 12 में, ठीक है। अच्छा जी, व्हाट इज द प्रिंसिपल मेथड ऑफ द प्रिक्योरमेंट? प्रिक्योरमेंट का एक प्रिंसिपल मेथड कौन सा जी? ओपन कंपिटिटिव बिडिंग्स। और ओपन कंपिटिटिव बिडिंग्स में आगे हमारे पास 4 उसके मेथड्स आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, द प्रिंसिपल मेथड ऑफ फॉर द प्रिक्योरमेंट ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड वर्क इज ओपन कंपिटिटिव मेथड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जी, an agreement with specified terms and condition with an agreed price is known as। अगर हमारे पास प्राइस एग्रीड है, जो प्राइस जो है वो एग्रीड है, तो इसका मतलब है क्लोज फार्मवर्क एग्रीमेंट होगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विद अल्टरनेटिव टेक्निकल प्रपोजल्स। अब अल्टरनेटिव टेक्निकल प्रपोजल का क्या मतलब है कि टेक्निकल प्रपोजल जो है वो सबमिट करवाई, और उसके बाद सब टेक्निकल प्रपोजल का जो है वो जायजा लिया गया, किसी की फेल होगी तो उसको वापस कर दी गई, कहा गया कि ये दोबारा टेक्निकल प्रपोजल हमें जमा करवाएं। देख ले, मतलब कि 5 दिन का टाइम दे दिया गया, 10 दिन का कोई टाइम टेन्योर मतलब पीरियड दे दिया गया कि आपकी अगर कोई टैक्स रिटर्न नहीं पे तो वो टैक्स रिटर्न करवाएं, अगर आपका लाइसेंस जो है वो एक्टिव नहीं है तो वो एक्टिव करवाएं। तो उसके बाद जो है ना टेक्निकल प्रपोजल ले ली जाती हैं। तो क्वेश्चन ये है कि अल्टरनेटिव टेक्निकल प्रपोजल यानी कि एक के बाद दूसरी भी ली जा सकती है, कुछ उसमें गुंजाइश होती है। आर पॉसिबल द बिडिंग प्रोसेस यूज्ड इज। तो इस किस में हम ये कह सकते हैं सिंगल स्टेज वन एनवेलप तो हो ही नहीं ना सकता। इसमें तो समझिए कि एक ही एनवेलप में दोनों चीज़ें होती हैं, एक दफ़ा खुल गया तो वो हमने एवेल्युएशन करनी होती है। तो टू एनवेलप में दो चीज़ें तो होती हैं, लेकिन मतलब टू एनवेलप से मुराद है कि टेक्निकल और फाइनेंशियल की अलग अलग तो होती है, लेकिन हमने डिसीजन उधर ही एक ही दफ़ा करना होता है, वापस नहीं हम दे सकते। लेकिन जो टू स्टेज एंड टू एनवेलप होता है, इसमें टू स्टेज टू एनवेलप है, तो मतलब एक दफ़ा टेक्निकल प्रपोजल चेक की गई और उसको वापस कर दिया गया, अगर वो मतलब क्वालिफाई नहीं कर रहा तो उसके बाद दोबारा उसकी टेक्निकल प्रपोजल ली जाती है और उसको फिर जो है ना दोबारा से जो है ना इवेलुएट किया जाता है। तो मतलब हम अल्टरनेटिव टेक्निकल प्रपोजल्स इसमें ले सकते हैं, ठीक है। टू स्टेज टू एनवेलप। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एक क्रॉस डेबर्ट। अब क्रॉस डेबर्ट क्या होता है? एक यूं समझिए नाअहल कह लें जो, या ब्लैक लिस्टेड कह लें। क्रॉस डेबर्ट बाय एनी प्रिक्योरमेंट एजेंसी, मतलब किसी भी एक प्रिक्योरमेंट एजेंसी, जो प्रिक्योरिंग एजेंसी है यानी कि क्लाइंट है या हुकूमत है या गवर्नमेंट है, तो किसी एक जगह से ब्लैक लिस्ट हुआ हुआ पर्सन या नाअहल हुआ हुआ या क्रॉस डेबर्ट वाला बंदा डैश कंसिडर्ड एज द डेबर्ड बाय ऑल प्रिक्योरिंग एजेंसीज। ये है कि जो क्रॉस डेबर्ड बाय द प्रिक्योरिंग एजेंसी शैल बी कंसिडर्ड एज डेबर्ड
बाय ऑल द प्रोक्योरिंग एजेंसी। जो एक जगह से नाअहल होगा वो पूरे पाकिस्तान या किसी और भी प्रोक्योरिंग एजेंसी में नाअहल ही जो है वो तस्वर होगा। ठीक है, ये रूल कहता है पेपरा रूल 2004। आगे है जी, क्वेश्चन है any bidders feeling aggrieved by any act of procuring agency may a written complaint concerning his grievances not later than dash days after the announcement of बिड एवेल्यूएशन रिपोर्ट। जो बिड एवेल्यूएशन रिपोर्ट है, मतलब आफ्टर बिड एवेल्यूएशन रिपोर्ट कितने दिन के अंदर अंदर जो है वो कंप्लेन रिटन कंप्लेंट दायर करना होती है, तो वो है 10 डेज। ठीक है, ये बिड एवेल्यूएशन रिपोर्ट है। लेकिन ये 7 डे लगा हुआ है। 7 डे किसी एक सेंस में आंसर इसका हो सकता है कि अगर टेक्निकल प्रपोजल की बात करता, तो टेक्निकल प्रपोजल के बाद जो है वो 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो आप कर सकते हैं, इसको कंप्लेन कर सकते हैं कि मतलब टेक्निकल प्रपोजल ही ठीक नहीं हुई। ठीक है, तो ये भी रूल रूल कौन सा है, रूल 48 है। 48 रूल कहता है कि 7 दिन के अंदर अंदर तो आप कर सकते हैं, लेकिन विद इन 7 डेज द अनाउंसमेंट ऑफ द टेक्निकल एवेल्यूएशन रिपोर्ट। ठीक है, तो टेक्निकल एवेल्यूएशन रिपोर्ट हो तो आप 7 दिन के अंदर कर सकते हैं। तो अगर फाइनल एवेल्यूएशन रिपोर्ट हो तो आप 5 डेज के अंदर अंदर कर सकते हैं। लेकिन इसको आप वैसे ही जो है ना, हमने रूल पढ़ा था कि नॉर्मली अगर बिड एवेल्यूएशन रिपोर्ट का जिक्र हो, कोई टेक्निकली प्रपोजल या फाइनेंशियल एवेल्यूएशन रिपोर्ट का जिक्र ना हो, तो फिर हम 10 डेज कंसिडर करेंगे। 10 डेज के अंदर अंदर हम जो है हमने कंप्लेंट को दायर करना होता है। अच्छा, नेक्स्ट है जी, ए कॉन्ट्रैक्ट मींस एन कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली एक एग्रीमेंट होता है इनफोर्सेबल बाय लॉ। ये इनफोर्सेबल बड़ा जरूरी है। ठीक है, जो आपस में बांधे रखता है। ठीक है, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट इज ए एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा जी, क्वेश्चन है जी, वेयर द बिड आर टू बी evaluated on technical and the financial ground and price is taken into the account after the technical evaluation। यानी कि हमने टेक्निकल एवेल्यूएशन भी करनी है और फाइनेंशियल एवेल्यूएशन भी करनी है, लेकिन टेक्निकल एवेल्यूएशन के बाद जो है ना वो प्राइस को बाद में देखा जाता है। तो ये कौन सी बिडिंग होगी, कौन सी बिडिंग प्रोसेस होगा, कौन सा मेथड होगा? ये होगा जी सिंगल स्टेज टू एनवेलप प्रोसीजर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस डेविएशन फ्रॉम द रिक्वायरमेंट इज द परमिसिबल विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द अथॉरिटी। ठीक है, तो इस सूरत में क्या करते हैं जी, इफ द प्रिक्योरमेंट इफ द प्रपोज प्रिक्योरमेंट इज रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का रिलेटेड हो, तो फिर ये दूसरा भी ऑप्शन है नेशनल सिक्योरिटी। अगर नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्शन हो तो फिर हम कर सकते हैं जी ऑप्शन ए एंड बी बोथ होगा। ए एंड बी कह लें या ऑल ऑफ दीज कह लें, दोनों सेम ही चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी, फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन ऑफ द बिड कोटेड इन डिफरेंट करेंसीज। मतलब डिफरेंट करेंसीज में है, अगर हमारे पास मतलब उसको कंपैरिजन करना है, द प्राइस शैल बी कन्वर्टेड इनटू, तो हम क्या करेंगे, इसको शैल बी कन्वर्टेड इनटू सेम करेंसी। एक करेंसी में करेंगे। कौन सी करेंसी में करेंगे? जो डॉक्यूमेंटेशन में है, सिंगल करेंसी स्पेसिफाइड इन द बिडिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो उसमें हम कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है जी, इन पाकिस्तान लैंग्वेज for all communication and the documentations related to procurements of the federal government shall be, कि इंग्लिश भी और उर्दू भी, और दोनों में ही हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बिड इफ वंस ओपन्ड accordance with the prescribed procedure shall be subjected to rule regulation and the policies the bidders। मतलब क्या है जी, कि अगर एक दफा बिड ओपन हो गई, उसकी फिर एवेल्यूएशन करनी है, उसका फिर प्रोसीजर को आगे लेके चलना है, उसको रूल एंड रेगुलेशन पे चलाना है, लेकिन उसमें क्या होगा, कैन नॉट बी अलाउड टू अल्टर और मॉडिफाई देयर बिड। फिर वो बिड चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द बिड फॉर प्रिक्योरमेंट अपॉर्चुनिटीज शैल बी सबमिटेड इन। जो कंट्रैक्टर बिड सबमिट करवाएगा वो क्या होनी चाहिए? फुल सील्ड हो, सील्ड पैकेज में होनी चाहिए। आर पैकेजेस एक है, दो हैं, वो फुल सील्ड फॉर्म में होनी चाहिए। टिक
वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिक्योरमेंट। अब जो है इसमें प्रिक्योरमेंट का जो है वो ये तरीका है, ओपन कम्पिटिटिव जो बिड है ये हमारा जो है वो प्रिक्योरमेंट मेथड है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है जी ए लार्ज एंड कम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपको बताया था लार्ज हो या कम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट हो, कम्प्लेक्स मतलब उसमें एक्सपीरियंस की जरूरत है और ढेर सारी चीजों की जरूरत है, तो उसमें फिर हम जो है वो टू स्टेज मेथड को ही कंसिडर बेस्ट कंसिडर करेंगे। ठीक है, टू स्टेज मेथड ऑफ प्रोसीज फॉर प्रिक्योरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इन टेक्निकल प्रपोजल सब्जेक्ट टू अल्टरेशन। अब जो टेक्निकल प्रपोजल है उसमें सब्जेक्ट टू अल्टरेशन, अल्टरेशन मतलब टेक्निकल प्रपोजल दी उसके बाद दोबारा भी हम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है जी इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस यस, और ये नो भी हो सकता है। मतलब कि जरूरत होगी टेक्निकल प्रपोजल को दोबारा से मॉडिफाई करने की तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन दी पर्सन हु कंसल्टेंट फर्म्स company and organization and undertakes to supply goods services or work क्या कहलाएगा जी। मतलब एक ऐसा बंदा जो जो हमें क्या करता है, जो गुड्स सप्लाई करता है, सर्विसेज देता है, हमारे लिए काम करता है, वर्क्स करता है, वो एक सप्लायर है या एक कॉन्ट्रैक्टर है। इसमें कॉन्ट्रैक्टर ऑप्शन नहीं है। ठीक है, या हमको सप्लायर ऑप्शन मिलेगा या हमको कॉन्ट्रैक्टर ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी पब्लिक प्रिक्योरमेंट रूल 2004 वर मेड अंडर। ये कौन से सेक्शन में बना है, कौन से सेक्शन बना था, सेक्शन 26 पे बना था। और किस ऑर्डिनेंस पे बना था, ऑर्डिनेंस कौन सा था जी, पब्लिक प्रिक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है। ये अलग से एमसीक्यूज आ सकता है कि पेपरा पेपरा का आप स्टैंड फॉर पेपरा क्या है जी, पब्लिक प्रिक्योरमेंट रेगुलेशन अथॉरिटी। अब ये अथॉरिटी ऑर्डिनेंस जो है वो 2002 था जिस पे हम जो पेपरा रूल बना। ठीक है, और पेपरा एक्ट बना। ठीक है, नेक्स्ट है जी कॉन्फिडेंशियली इज द बिड इज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू रूल। कॉन्फिडेंशियली का जो रूल है रूल नंबर 35 है। ठीक है, नेक्स्ट है जी फॉर प्रिक्योरमेंट प्रोसीडिंग, फॉर प्रिक्योरमेंट प्रोसीडिंग, प्रिक्योरमेंट प्रोसीडिंग के लिए क्या होगा जी, ऑल सप्लायर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर शेल बी इंटाइटल्स, नहीं सारे के सारे इंटाइटल्स तो नहीं होंगे। कौन से होंगे जी, ओनली प्री क्वालिफिकेशन शेल बी इंटाइटल्स। जिन्होंने जो प्री क्वालिफिकेशन जिन्होंने क्वालिफाई किया होगा वो आगे जो है ना मतलब नेक्स्ट उनकी जो है फाइनेंशियल प्रपोजल देखी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट का जो मेथड है, इट शुड बी एसेंशियल दैट एडवर्टाइजमेंट रिमेन पोस्टेड ऑन वेबसाइट, वेबसाइट पे होगा until the closing date for submission bid। मतलब ये कब तक रहेगा, कब तक वेबसाइट पे ये पोस्टेड रहेगी, जब तक उसकी लास्ट डेट नहीं हो जाती। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इफ ए प्रिक्योरिंग एजेंसी इज सिचुएटेड आउटसाइड द टेरिटरीज ऑफ द पाकिस्तान, द प्रिक्योरमेंट are to be made locally and procuring agency is supposed to use। ये procuring agency क्या यूज करेगी जी, ये इंग्लिश उर्दू तो यूज करेगी लेकिन कहीं कहीं अलग टेरिटरी में है या कहीं मतलब लोकल एरियाज में है। ठीक है, तो क्या करेंगे जी, इंग्लिश उर्दू के साथ साथ लोकल लैंग्वेज भी यूज की जाएगी, लोकल लैंग्वेज इन एडिशन टू दी उर्दू एंड इंग्लिश। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी the date of opening of bid and last date of the submission of the bid। अच्छा आखिरी दिन जो सबमिशन का होगा वो, और जिस दिन वही बिड ओपन होनी है वो सेम डे होता है जी। सेम डे में हम ये काम करते हैं कि जो लास्ट डेट होगी लास्ट डेट वाले दिन ही सारे बिडर इकट्ठे होंगे, और ये तकरीबन आधे घंटे घंटे का गैप होता है। और उस आधे घंटे के बाद जो है ना, ये आधा घंटा क्या है जी, ये भी रूल का एक हिस्सा है कि आधे घंटे बाद जो है वो बाद में ओपन की जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इनवेलप मार्क्ड एज प्रपोजल शैल बी रिटेन्ड इन कस्टडी ऑफ द प्रिक्योरिंग एजेंसी। प्रिक्योरिंग एजेंसी यानी कि आप कह लें क्लाइंट या गवर्नमेंट के पास कौन से उनकी कस्टडी में होते हैं जो रिटेन द कस्टडी ऑफ द प्रिक्योरिंग एजेंसी विदाउट बीइंग ओपन नहीं किए जाते, तो बिल्कुल फाइनेंशियल प्रपोजल। ठीक है, क्यों, क्योंकि पहले टेक्निकल प्रपोजल का डिसीजन होना होता है।
ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी बिडर्स हु डू नॉट एग्री टू एन एक्सटेंशन ऑफ द बिड। अच्छा, एक्सटेंशन का वर्ड आ गया तो उसमें मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपको लगता है कि या प्रिक्योरिंग एजेंसी को लगता है कि एक दो तीन लोगों ने अप्लाई किया है या ज़्यादा लोग अप्लाई नहीं कर सके या कहीं स्ट्राइक हो गई है या कुछ मामला इस तरह का बन गया है, तो क्या होता है उस जो बिडिंग है, बिडिंग जो बिड सबमिट करवाने की डेट है उसको चेंज कर दिया जाता है। और वो चेंज कौन करता है? प्रिक्योरिंग एजेंसी तो करती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर जो है या बिडर्स जो हैं वो सारे भी इसमें एग्री होते हैं। क्वेश्चन क्या है जी? दी बिडर्स अलो डू नॉट एग्री, हु डू नॉट एग्री टू एन एक्सटेंशन ऑफ द बिड वैलिडिटी पीरियड। मतलब सब कॉन्ट्रैक्टर का इत्फाक करना जरूरी होता है कि हाँ डेट जो है इसको आगे आप एक्सीड कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा इस पे एग्री नहीं करता, उसकी कोई अपनी मजबूरी हो सकती है, तो क्या होगा? शैल बी अलाउड टू विदड्रॉ देयर बिड। मतलब इसकी जो बिड है ना वो विड्रा होगी, लेकिन विदाउट फॉर फीचर ऑफ देयर बिड बॉन्ड और सिक्योरिटीज। मतलब जो बिड सिक्योरिटी सबमिट करवाई होगी कॉन्ट्रैक्टर ने, वो बिड सिक्योरिटी उसकी किस लिए सबमिट करवाएगा? वो इसलिए सबमिट करवाएगा कि वो मतलब सीरियस है, वो शो करेगी उस कॉन्ट्रैक्टर की सीरियसनेस। लेकिन अगर जब डेट को चेंज करना होगा तो फिर कॉन्ट्रैक्टर की वो बिड सिक्योरिटी भी उसको वापस कर दी जाएगी। लेकिन इसके अलावा अगर बिडर जो है या कॉन्ट्रैक्टर जो है वो मतलब किसी भी बात से आगे पीछे होता है तो फिर उसकी बिड सिक्योरिटी को जब्त कर लिया जाता है। लेकिन इस सूरत में उसकी बिड सिक्योरिटी को भी जब्त नहीं किया जाएगा। आज के लिए इतना ही जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।